नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि 100% जॉब रिजर्वेशन की मुहिम जारी रहेगी और हम इससे जुड़े कई लोगों से बातचीत करेंगे। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ आज जुड़े हैं श्री गौरव जी, जो कि बीजेपी युवा मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद सर। तो सर, आज हम बात करेंगे 100% जॉब रिजर्वेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जो कि इसका क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो सर, आप कुछ बताइए सर 100% जॉब रिजर्वेशन के बारे में। देखिए, जैसे कि आपको पता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक आइसोलेटेड जगह है एंड यहाँ पे आपको मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह नहीं है और प्राइवेट जॉब्स में जैसे आपको पता होगा कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो शुरू से ही ये रहा है कि अंडमान निकोबार के यूथ्स का, यहाँ की पब्लिक का गवर्नमेंट जॉब्स के तरफ रुझान ज़्यादा रहा है और एक तरफ से देखा जाए तो ये सही भी है। और मेरा मानना है कि जैसे आप देखो हमारे बाकी जो लद्दाख हैं, दमन एंड दीव हैं, जो कि वो भी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे आपको ऑलरेडी 100% जॉब रिजर्वेशन जो है दे दिया गया है। तो क्यों ना हमारे अंडमान निकोबार में भी ये चीज़ हो। जी। तो सर, मुझे ये बताइए, जैसे जॉब में ऑफलाइन और ऑनलाइन चल रहा है, तो आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं? देखिए, ऐसा है, आप मान के चलिए एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, बट इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो आई वुड रियली गो विथ ऑनलाइन। देखिए, अगर आप मान के चलिए, अगर एक ऑफलाइन पोस्ट मान लीजिए जनवरी में निकलता है, पोस्ट पब्लिश जनवरी में होता है, उसका जो टाइम होता है कंप्लीशन फॉर्म का फरवरी में हो जाएगा, फॉर्म स्क्रूटनी होगा उसके लिए एक और महीना मार्च चले जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन अगर कोई होता है तो उसके लिए एक और महीना अप्रैल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स ढूंढने पड़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके लिए और 2 महीने, मई जून चले गए। और हॉल टिकट्स जो है वो भी स्पीड पोस्ट के थ्रू जाएगा, उसके लिए भी आपको 1-2 महीने चले गए। एग्जामिनेशन आप कराते हो मान लीजिए सितंबर में, पोस्ट निकला था जनवरी में, एग्जामिनेशन आप करा रहे हो सितंबर में। उसके बाद आप देखिए मेरिट होगा, मेरिट आएगा अक्टूबर नवंबर में। ये जो पोस्ट आपने निकाला था जनवरी में, इसका अपॉइंटमेंट लेटर जिस भी बंदे को जॉब आता है, वो लेटर मिलते मिलते अगले साल की जनवरी आएगी। तो ये आप मान के चलिए कि इससे जो होगा, आपको पहली चीज़ तो ट्रांसपेरेंसी भी होती है और जो वेकेंट पोस्ट है वो जल्दी फिल भी हो जाएंगे। तो ऑनलाइन जो है मेरे सबसे ज़्यादा बेटर है। और आजकल तो आप मान के चलिए हर एक जहाँ पे अगर नेट की सुविधा नहीं है तो CSC हर जगह अवेलेबल है। और आपको तो पता ही है कि आज के तारीख में अंडमान में OFC आ चुका है, मोदी जी की देन है, तो उससे नेट भी काफ़ी फास्ट है। तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। और इसमें देखिए, मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई भी अगर ऑफलाइन अगर फॉर्म भरता है जॉब के लिए, एक अनएम्प्लॉयड यूथ है ऑलरेडी, उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियाँ, कई सारी बोझ होता है, एक बर्डन होता है कि जॉब नहीं है। अब मान लीजिए अगर वो ऑफलाइन अगर फॉर्म भरता है जॉब के लिए, पहले तो भैया उससे 2 फोटो होनी चाहिए उनके पास में, जिसके मान के चलिए 20 रुपये, एक एनवेलप लेगा, अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह सबके वो जेरोक्स कराएगा, स्पीड पोस्ट करवाएगा, उसका 41 रुपीज़ आप मान के चलिए। आज के डेट में नॉर्मल स्पीड पोस्ट का भी खर्चा आता है, 25-25 रुपये के 2 स्टैंप लगाएगा। अगर आप, मैंने इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन की हुई है, अगर आप देखोगे तो ये एक बंदे के ऊपर में 181 रुपीज़ का खर्चा आएगा ऑफलाइन का, जो कि अगर ये ऑनलाइन के थ्रू होता है तो इसमें भी फिर आपको बचत होती है। तो सर, एक और मैं पूछना चाहूँगा कि जो वैकेंट पोस्ट है उसको फिल करने में क्या आप सपोर्ट करते हैं? और अगर जैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो पोस्ट होल्ड कर दिए या लैप्स कर दिए, तो इसको अलाइव करने का क्या जरिए, कौन इसका कंसर्न अथॉरिटी है जो जिससे हम बात करें तो इसको अलाइव कर सकें? देखिए, ये तो आपको पता होगा कि ये लास्ट जो 2 साल थे वो पूरे के पूरे कोविड में चले गए, ठीक है। और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हमें मान के चलना है कि उस टाइम में मैन पावर की कमी थी। अब जैसे जो पोस्ट अगर अबॉलिश हो रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को कंसर्न मिनिस्ट्री के पास में जाना चाहिए, और वो अगर जाते हैं उनसे बात करते हैं तो जो पोस्ट अबॉलिश होने जा रही है तो उनको रोका जा सकता है।
तो सर जैसे कि आपने देखा है कि कई सारे पोस्ट जो बहुत साल पहले निकले हैं उसमें कुछ बच्चों ने जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे यूथ्स उन्होंने उसमें फिल किया है, बट अब उनका एज निकल चुका है क्योंकि उनका एज ज़्यादा हो गया है। तो क्या आप इसमें सपोर्ट करते हैं एज रिलैक्सेशन के, जो कि उनको देना चाहिए, जो कि जी उनका बिल्कुल हक है? बिल्कुल। जैसे आप एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, जो पोस्ट मान के चलिए अगर फर्स्ट टाइम निकलती है, जैसे कि आप मान के चलिए एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की पोस्ट हो गई या डेप्यूटी डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट की पोस्ट है, तो उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। और मान के चलिए अगर कोई पोस्ट है जो 10 साल के बाद निकल रही है, तो उसमें भी मैं मानता हूँ कि एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो सर जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ सालों में कई सारे बीजेपी के नेता यहाँ पे आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। तो तब उस वक्त सर ये सब रिजर्वेशन का इश्यूज़ क्यों अराइज नहीं करा गया? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं कि ये इश्यूज उठाए नहीं गए। मैं आपको विद प्रूफ आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, 20/2/2014 को श्री विष्णुपद राय जी ने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस चीज़ को उठाया था। उसके बाद हमारे जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो हमारे एक्स स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं श्री विशाल जॉली जी, उन्होंने भी 9/9/2018 को इस चीज़ को उठाया था। तो अभी अमित शाह जी भी आए हैं। देखिए, अमित शाह जी जिस वक्त आए हैं उस समय आपको पता है कि कोविड सिचुएशन चल रहा था, और कोविड सिचुएशन के टाइम में आपको पता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी नहीं था। तो उस समय हमारा मेन था कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आया जाए, जो कि पब्लिक की जो बात है सही जगह सही कानों तक पहुंचाए। और ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी के सामने ये मुद्दा नहीं उठाया गया, बहुत सारे लेटर करस्पॉन्डेंस भी हुए हैं, और हमारे अध्यक्ष जी अजय बैरागी जी ने, उन सब ने लेटर भी लिखा है, विशाल जी ने भी लिखा है, और हम मानते हैं कि ज़रूर जल्दी कुछ ना कुछ इसमें कुछ हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और इस मुद्दे को हमारे जो सांसद हैं अंडमान निकोबार के कुलदीप राज शर्मा जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। तो होपफुली इसमें हमें कुछ पॉजिटिव साइंस जल्दी देखने को मिले। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ना ही सिर्फ बीजेपी के जितने भी नेता हैं या बीजेपी से जुड़े हुए लोग, साथ ही साथ कांग्रेस के भी लोग इस मुहिम को जारी रख रहे हैं? देखिए, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये अंडमान निकोबार के यूथ का, उनके भविष्य का मुद्दा है। तो हम चाहते हैं कि इसको आप पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं। तो सर जैसे कि इलेक्शन से पहले कई सारे प्रधान, काउंसलर्स और अन्य जितने भी कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो 100% जॉब रिजर्वेशन या वैकेंसी पोस्ट का निकाले। तो ये किस हद तक इन्होंने अब तक काम शुरू कर चुका है? मतलब कितने लोग ने, बहुत सारे लोगों ने दावा किया, तो ये अब कहाँ तक पहुँची है ये बात? देखिए, आपको तो पता है कि जिस काउंसिल अभी बनी है, और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज़ है, तो ज़रूर और जाहिर सी बात है कि हमारे जो काउंसलर्स हैं इसके साथ खड़े रहेंगे और इस मुद्दे के लिए लड़ाई करेंगे। ये तो अभी जब शुरुआत हुई है, अभी तो काफ़ी समय बचा है। और मैं तो पहले भी कह चुका कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से 100% जॉब रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रही है। तो सर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे कुल मिला के 43,037 अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, जिसमें सर 22,082 मेल हैं और 20,955 फीमेल हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबको तो गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है नहीं, जो गवर्नमेंट वैकेंट पोस्ट है उसमें जॉब मिलना मुमकिन है नहीं। तो सर जो बाकी है, तो उसको मतलब कैसे, उनको कैसे जॉब आप देंगे? मतलब क्या उनके लिए आप क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम होगा या पार्टी का क्या इसमें कदम रहेगा? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कई सारे ऐसे स्कीम्स लेकर आए हैं अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। तो हम चाहते हैं कि लाइक वो स्कीम्स जो है, हम भी काफ़ी ट्राई करें और काफ़ी हद तक हम इसमें सक्सेस भी पाए हैं, और आगे भी उन स्कीम्स को हम चाहेंगे कि वो ग्राउंड लेवल तक वो स्कीम्स जाएं, तो जिससे मान के चले जो यूथ है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, खुद वो एंटरप्रेन्योर बने, उससे काफ़ी हद तक आप मान के चलिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो दूर होगा। तो ये आप जैसे आपको पता है काउंसिल यहाँ पे बनी है आपकी, और सेंटर में भी आप ही की काउंसिल है, तो इस मुद्दे में आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ MNC कंपनी को लाया जाए तो बहुत सारे यहाँ के यूथ्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो बहुत हद तक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की जो अभी क्राइसिस चल रही है वो हद तक घट जाएगी। जी, एकदम सही बात है। आपको इसमें भी मान के चलिए, जैसे एक स्टेट है आप तेलंगाना, वहाँ पे भी एक वहाँ के जो गवर्नमेंट ने एक निकाला है कि अगर वहाँ पे कोई MNC आती है तो 80% जो जॉब रिजर्वेशन है वहाँ के लोकल्स को दिया जाए।
तो यहाँ पे भी अगर एमएनसी आए तो हम लोग यहाँ पे भी इस तरह का कर सकते हैं कि यहाँ के लोकल यूथ्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। तो सर जो आपका ये स्कीम है एनआरए, तो इसमें आपका क्या राय है? एनआरए काफ़ी अच्छा है। आप मान के चलिए उसमें क्या है, ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करते हो और ट्रांसपेरेंसी आपको पूरा रहता है उसमें। बट उसमें आपको देखिए एक चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसी एक सुविधा दी जाए लोकल्स हमारे यहाँ के यूथ के लिए, जिसे मान के चलिए जहाँ पे 100-150 बच्चे एक साथ बैठे, वहाँ पे नेट की सुविधा हो, सिस्टम की सुविधा हो, तो जहाँ पे वो जाके अपना एग्ज़ाम दे पाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रोवाइड करता है तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। तो सर जैसे कि एमपी इलेक्शन से पहले एलजी साहब ने फरवरी 16, 2018 में, जो कि एलजी थे तब, जो कि एलजी हैं डीके जोशी जी, उन्होंने हर डिपार्टमेंट से वैकेंट पोस्ट का डिटेल्स लिया था। तो उसके बाद उन्होंने कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो इस बारे में आपका क्या राय है? जहाँ तक मुझे लगता है एमपी इलेक्शन से पहले जो एलजी साहब ने जो मंगवाया था, उसके बाद एमपी इलेक्शन आ गया था, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उसके बाद कोविड आ गई, तो 2 साल तो पूरे के पूरे कोविड में चला गया। देखिए हर सवाल का जवाब कोविड ही है, घूम फिर के जो आ रहा है कोविड ही आ रहा है इसमें। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एलजी साहब से आपके न्यूज़ के माध्यम से कि ये जो उन्होंने पोस्ट जो मंगवाए थे डिपार्टमेंट से, तो उनको जल्द से जल्द फिलअप किया जाए। जी हाँ, वापस से टाइम बॉन्ड में लेकर आए। ठीक है। तो सर आपका ये 100% जॉब रिजर्वेशन, आप जानते हैं कि कितने सारे यूथ्स को कितने सारी दिक्कतें आ रही हैं, कितने सारे घर के बड़े लोग होंगे, उन्होंने मतलब मेहनत करे जा रहे हैं और उनके जो पिताजी हैं उनके रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनके ऊपर कंधों पे बोझ आ रहे हैं। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि कई लोग मानसिक तनाव में आके सुसाइड्स कर रहे हैं, कोई गलत मार्ग में जा रहे हैं। तब उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा उन यूथ्स के लिए? अंडमान निकोबार में 3 डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू जनरेट करता है और जहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। एक है आपको टूरिज़्म, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है आपको फिशरीज़। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जैसे कि अनिटको हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, बैंक हो गया, ये सब मिलकर मोदी जी के जो स्कीम्स है, जो सेंट्रलाइज जो स्कीम्स हैं, उनको अंडमान निकोबार में ग्राउंड लेवल तक लेके जाए, ताकि अंडमान निकोबार के जितने भी यूथ्स हैं उससे फ़ायदा उठा सके। और हमारी भारतीय जनता पार्टी भी ये चीज़ कर रही है। और अब हम इसको, जैसे कि आपको पता है, हमारा काउंसिल बन गया, हमारा ज़िला बन गया। अब हमारा यही एक मकसद है कि मोदी जी के स्कीम्स को ग्राउंड लेवल तक लेके जाया जाए, ताकि एक एक यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट का जो टैग है उससे हटा जाए, वो खुद दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। और रही बात दूसरी, जो आपने कहा था कि यूथ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अंडमान निकोबार के यूथ को कि अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, और हम सब आपके साथ हैं। कृपया करके ये जो नशा वाली जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, और बहुत जल्द हमें जिस मुद्दे पे हम आज आके बैठे हैं, तो बहुत जल्द हमें शायद इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो सर जैसे कि आपने कहा कि हर जितने टूरिज़्म हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बैंक हो गया, हर सेक्टर अलग अलग एरिया में जाके स्कीम्स को बढ़ावा दे, अवेयरनेस लाए। तो सर पिछले कई सालों से बीजेपी की ही काउंसिल बनी है, तो तब आपने ये मुहिम शुरू क्यों नहीं की, जबकि तब भी एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस वही थी जो अब है, इनफैक्ट अब बढ़ चुकी है? देखिए जैसे टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो गया, फिशरीज डिपार्टमेंट हो गया, मोदी जी ने वहाँ से तो स्कीम्स दे दी। अब क्या वो डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट, क्या उस स्कीम्स को ग्राउंड लेवल तक पहुँचा पाया कि नहीं? तो अब जो हम चाहते हैं, लाइक मेरा ये मानना है कि जैसे टूरिज़्म अपना अलग कर रहा है, फिशरीज डिपार्टमेंट अपना अलग कर रहा है। जैसे मान के चले मैं शादीपुर में रहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सब एक सिंगल विंडो में आ जाएं, ताकि वहाँ का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो उस स्कीम्स को जो है लोकल पब्लिक तक, वहाँ की यूथ्स तक पहुँचा पाए। तो सर जैसे कि आपने कहा कि हर जितने भी डिपार्टमेंट है सबको एक फ्रेम में आना चाहिए, तो सर ये पहले भी कर सकते थे। तो आप ये इसमें किसकी हार कहना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की या जो सत्ते पे हैं उनकी? नहीं, सत्ते पे हम कैसे कह सकते हैं? बीजेपी तो शुरू से आप देखिए, आप रिकॉर्ड से कर सकते हैं बीजेपी ने कितने मोदी के स्कीम्स को हमेशा हमने एडवर्टाइजमेंट किया है, लोगों तक भी पहुंचाया है। तो आपका ये कहना है कि बीजेपी अपना काम कर रही है, बट यहाँ पे जो स्कीम आता है वो अवेयरनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रही है?
एकदम सही बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी जी के सारे स्कीम्स को ग्राउंड लेवल तक हमेशा से अपने हिसाब से पहुंचाती आई है और आगे भी उनको पहुंचाती रहेगी। और रहा बात एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उनके पास में मोदी जी के जो स्कीम्स होते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सेपरेट फंड आता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये फंड यूटिलाइज हो रहा है, क्या मोदी जी की स्कीम्स का उतना भरपूर पब्लिक तक मालूम चल रहा है क्या? ये मेरा जी हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो ये जो मतलब आपका कहना है, ये फंड जितने भी हैं मोदी जी जितने भी स्कीम है वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, बट वही यहाँ पे अवेयरनेस नहीं हो रहा है उस फंड का सही। जी हाँ, बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे यूथ को प्रेरित करने के लिए और हमारे साथ इतने अच्छे विचार, इतने सारे ज्ञान हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे श्री गौरव जी जिन्होंने अपने विचार रखा 100% जॉब रिजर्वेशन के बारे में, और उन्होंने अपने यूथ हमारे आइलैंड के यूथ्स के लिए बहुत सारी अच्छी मैसेजेस दिए और हमारे सवालों का जवाब दिया। तो ऐसे ही खबरों के लिए और ऐसे ही 100% जॉब रिजर्वेशन की मुहिम से और भी लोगों से हम बात करेंगे, और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मैं मनीष विदा चाहूँगा। नमस्कार।